अब आ जाओ सब चुंबकीय क्षेत्र है ना, अंग्रेजी में बोले तो मैग्नेटिक फील्ड। इसको अपन दर्शाते किससे? बी से, है ना, कैपिटल बी से, जैसे अपन विद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई से दर्शाते थे। सुने सब, दंड चुंबक या सीधा चुंबक ही कह दो, दंड चुंबक तो मैं भी दिखाई दूंगा, है ना। चुंबक कोमा गतिमान आवेश या धारावाही चालक, जो भी ओरस्टेड के प्रयोग में दिखाया, के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई विक्षेपित हो, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा ही। गतिमान आवेश, तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। फिर उसके साथ मैंने यह भी लिख दिया, धारावाही चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई विक्षेपित हो, यानी विक्षेप दर्शावे, उस चारों ओर के क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर सब? जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई चैप्टर 1 है ना, स्थिर वैद्युतिकी का पहला चैप्टर। आप कंफ्यूज मत हो ना, मैं स्लो बोलूंगा क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी का समावेश यहां आएगा, है ना, तो आप उससे वरीड ना हो, चिंतित ना हो, बल्कि रिवीजन हो रहा है अपना। तो जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई को बल रेखाओं से दर्शाते हैं, जिन्हें विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, ठीक उसी प्रकार चुंबक या धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी को भी बल रेखाओं से दर्शाते हैं, जिसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो स्वाभाविक है, अब मैं पहले आपको पढ़ाने लगूं चुंबकीय बल रेखाएं, है ना, या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, है ना, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, ठीक है, पुरानी चीजें आपके लिए, पुरानी चीजें का मतलब अपन ने विद्युत बल रेखाएं पढ़ रखी, वैसे हम यहां पर अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये अपन पढ़ेंगे बार मैग्नेट से। ये सब बार मैग्नेट NS है ना, इसको शुद्ध हिंदी में दंड चुंबक भी कहते हैं। कई बुक्स में आपको क्षण चुंबक भी बोलते हुए देखेंगे आप, या लिखा हुआ देखेंगे, और अंग्रेजी में इसको बार मैग्नेट कहते हैं, है ना। क्योंकि मुझे आपको चुंबक से फैमिलियर करना है, इससे ये टॉपिक में अगले चैप्टर से उठा के इसमें लाया हूं। मैंने मेरा उद्देश्य साफ बता दिया कि पहले मेरा काम है कि मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र से फैमिलियर करूं, फिर मुख्य मुख्य टॉपिक धीरे धीरे अपन इन्वॉल्व करते जाएंगे, है ना। तो मैं पहले उसी व्यवस्था में जुटूंगा कि आपके मस्तिष्क में या आपके दिमाग में चुंबक के प्रति एक थोड़ा सा जो प्रतिकर्षण है या जो आपको हेजिटेशन है वो दूर हो। तो इससे मैंने ये टॉपिक अगले चैप्टर से उठा लिया, अगले चैप्टर में नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये साहब एक छड़ है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल है। अगर नॉर्थ साउथ पोल नहीं होंगे तो फिर ये लोहे की छड़ी कहलाएगी। नॉर्थ साउथ पोल है इसलिए चुंबक बोल रहे हैं इससे, है ना, जिसे
बार मैग्नेट या छड़ चुंबक भी कहते हैं। यहां पर मैं जब बोलूंगा तो स्थिर विद्युत की यानी कि विद्युत बल रेखाएं और ये जो आप प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं चुंबकीय बल रेखाएं, यहां पर समानता है। मैं दोनों को अलग अलग करके ही बोलूंगा, आप किसी प्रकार से कंफ्यूज ना हो। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बड़ा विवेकपूर्ण तरीके से सुनना है, क्योंकि एक ही लेक्चर में सब कुछ बता पाना संभव नहीं है। इसे धीरे धीरे अपन प्रयास करेंगे। अब सब चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र में वह काल्पनिक रेखाएं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। अब अगर आप ध्यान से समझें तो जब मैंने विद्युत बल रेखाएं पढ़ाई थी तो उसमें जो आज मैं परिभाषा दे रहा हूं उसको मैंने गुण में लिखा था। विद्युत बल रेखाओं का गुण था ये, जिसको मैंने यहां क्या बना दिया? परिभाषा। तो दोबारा ध्यान से समझ लें, चुंबकीय क्षेत्र में वह काल्पनिक रेखाएं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। क्लियर सब? अब इनका गुण बताएंगे, सब प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, है ना? वही अपना काम फैमिलियर करना रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 1, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ हो दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। ये देखो सब, चुंबक के बाहर ये उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ हो दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो रही है। नीचे भी दिखा दिया, ऊपर भी। अगर आप थोड़ी समानताएं देखना चाहें तो उनको देखें, वो आपके लिए बेटर रहेंगी। अगर आप स्थिर विद्युत की देखते हैं तो जहां से बल रेखाएं स्टार्ट होती थी उसे धनावेश कहते थे, और जहां विद्युत बल रेखाएं खत्म होती थी, समाप्त होती थी, उसे ऋणावेश कहते हैं। तो यानी चुंबक का उत्तरी ध्रुव N आवेश के धनात्मक की तरह कार्य कर रहा है और चुंबक का दक्षिणी ध्रुव S आवेश के ऋणाग्र की तरह कार्य कर रहा है। ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है जो सामने है ना। चुंबक के अंदर इनकी दिशा S से N की ओर होती है। ये चीज विद्युत बल रेखाओं में नहीं थी। यह जो प्रॉपर्टी है वो चुंबकीय बल रेखाओं को विद्युत बल रेखाओं से भिन्न कर देती है। ध्यान से, है ना? बाहर तो ठीक है, उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होंगी और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होंगी, लेकिन चुंबक के अंदर इन बल रेखाओं की दिशा बिल्कुल उल्टी होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। क्लियर साहब? अब देखो क्या भिन्नता आएगी वो मैं अभी आपको समझाता हूं। दूसरा गुण, किसी भी प्रक्रिया के द्वारा चुंबकीय ध्रुव N तथा S यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को पृथक करना संभव नहीं है। इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते आप, है ना? दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं। अब यहां पर जो तीसरी बात है वो आपको ये सिद्ध कर देगी कि चुंबकीय बल रेखाएं और विद्युत बल रेखा में अंतर है। कैसे साहब? एक तो मैंने बता ही दिया कि बाहर ये N से S जाती है और दंड चुंबक के अंदर यानी चुंबक के अंदर इसकी दिशा उल्टी S से N होती है। फिर दूसरे में मैंने कह दिया कि साहब चुंबकीय ध्रुव N और S को अलग अलग करना संभव नहीं है। किसी भी प्रक्रिया से N और S अलग अलग नहीं होते। क्यों नहीं होते, कैसे नहीं होते, वेट करो। पहले लेक्चर में सब कुछ बता पाना संभव नहीं है ना साहब? बस इसलिए क्या नाम से बड़े धैर्य से सुनते जाओ आप। अगर मेरे पे प्रेशर आ जाएगा कि नहीं
कहीं बच्चे को दिक्कत हो रही है तो फिर मैं धड़ल्ले से बोलने लग जाऊंगा, फिर वो स्वाभाविक है आपकी रफ्तार से मैच नहीं करेगा और आपका चैप्टर शुरू से हाथ से निकलने लग जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ शुरू से आप कमांड करो, इसलिए तो टॉपिकों का अरेंजमेंट हमने हमारे स्टाइल से कर रखा है ना। तो जब दोनों ध्रुवों को अलग ही नहीं कर सकते, इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं। ये देखो, है ना। बाहर देखते हैं अब आप, तो बाहर तो ये N से S दिखती है और अंदर देखते हैं तो S से N। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद लूप। अगर मैं आपको पुराना याद दिलाऊं विद्युत बल रेखा, तो विद्युत बल रेखा धन से ऋण जाती है। विद्युत बल रेखा बंद लूप कभी भी नहीं बना सकती है, नेवर, नो, ये गलत है। तो आप एक बड़ा डिफरेंस दोनों के बीच का ध्यान रखें, ठीक है। समानता ज्यादा है, भिन्नता कम है। भिन्नता तो ये एक ही है, बाकी तो सब समानताएं हैं। जैसे परिभाषा समान ही है, लगभग गुण लगभग समान, जो डिफरेंस है वो आपको बताई दे, डिफरेंस जो निकला, है ना। अब सब अगली प्रॉपर्टी नंबर 4, यहीं पे स्पेस है मेरे पास, यहीं बता देता हूं। चुंबक के समीप, जैसे यहां मैंने ये N दिखाया, ये S, यहां से बल रेखाएं निकालो, ये देखो, है ना। अब आप चुंबक के समीप आओ, है ना। जब चुंबक के समीप देखोगे तो यहां पर बल रेखाओं का घनत्व अधिक है, दूर जाओगे तो बल रेखाओं के घनत्व में कमी होगी। इसका मतलब चुंबक के समीप जहां बल रेखाओं का घनत्व अधिक होता है वहां चुंबकीय क्षेत्र पावरफुल होगा, और जब दूर जाओगे तो बल रेखाओं के घनत्व में कमी के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्षीण होता चला जाता है या तेजी से गिरता हुआ चला जाता है। ओरेस्टेड के प्रयोग में यह बात अपन जान चुके थे कि सब चालक के पास सुई रखते हैं तो विक्षेप तेजी से आता है, लेकिन दूर ले जाते हैं तो विक्षेप की तीव्रता विक्षेप कोण में कमी आ जाती है। वो चीज यहां पर सामने आ गई कि सब चुंबक के समीप बल रेखाओं का घनत्व उच्च होता है जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। चुंबक से दूर जाते हैं तो बल रेखाओं के घनत्व में तेजी से कमी होती है, यानी चुंबक से दूर बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र तेजी से गिरता है, यानी दुर्बल होता चला जाता है। समानताएं और देखो, सब कई जगह समानताएं, कई जगह भिन्नताएं, है ना। 5th नंबर यहीं ले लेता हूं क्योंकि आपको तो सुनना ही है और समझना है। मैं इतना पर्याप्त समय दे रहा हूं, इसलिए बहुत स्लो फेज में ये ले रहा हूं लेक्चर में, है ना। अगली बात जो इसमें जो प्रॉपर्टी में आ रही है, ये बात पहले भी आ चुकी है ना। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। यही बात विद्युत बल रेखाओं के लिए भी सत्य थी, है ना। विद्युत बल रेखाओं में भी आपको यही दिखाया था कि सब विद्युत बल रेखाएं भी कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। तो भाई जहां पर आप क्षेत्र की दिशा स्पर्श रेखा से दर्शा रहे हो, वहां पर इंटरसेक्शन यानी बल रेखाओं का परस्पर काटना एक दूसरे को संभव है ही नहीं। तो यहां भी वही चीज है कि सब विद्युत बल रेखाएं भी एक दूसरे को नहीं काटती, चुंबकीय बल रेखाएं भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। अगर काटेंगी तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 2 दिशाओं में होगा और सदिश राशि है, उसकी एक निश्चित दिशा होती है। एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 2 दिशाओं में नहीं हो सकता। तो सब चुंबकीय बल रेखाएं भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। 6th बात, है ना। 6th बात,
अपने अगले चैप्टर को ले जाती है। इसने बस केवल इसको भी सुना ही देंगे, ज्यादा समझाने का प्रयास नहीं करेंगे। पृथ्वी धरातल पर आप जहां कहीं भी बार मैग्नेट रखेंगे यानी दंड चुंबक रखेंगे तो ऐसे दो बिंदु इस छड़ या बार मैग्नेट के इर्द गिर्द पाए जाते हैं जहां पर चुंबकीय सुई अविक्षेपित हो जाती, यानी कोई विक्षेप नहीं दर्शाती। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ऐसे दो बिंदु पाए जाते हैं जहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। अब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है तो एक चुंबकीय क्षेत्र तो बार मैग्नेट का, फिर दूसरा किसका? पृथ्वी पर सभी जगह ऐसा हो रहा है तो दूसरा पृथ्वी का। इसका मतलब पृथ्वी भी एक चुंबक है। किससे पता पड़ा? ऐसे बिंदुओं को जहां पर चुंबकीय सुई अविक्षेपित रह जाती है, यानी जहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, उन बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। तो दंड चुंबक को आप पृथ्वी धरातल पर रखेंगे तो दंड चुंबक के दो और ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, यहां पर चुंबकीय सुई अविक्षेपित रह जाती, मतलब कोई निश्चित दिशा में विक्षेप नहीं दर्शाती। इन बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। उदासीन बिंदु इस बात का द्योतक है कि पृथ्वी एक विशाल प्राकृतिक चुंबक है, जिस पर डिस्कस करेंगे अगले वाले चैप्टर में। क्लियर सब? तो सब चुंबकीय बल रेखाओं के गुण में अभी तक एक अंतर आया कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बना सकती। ये डिफरेंस मैंने आपके सामने दर्शा दिया और इस पर फोकस भी कर दिया मैंने लेक्चर को थोड़ा सा, है ना। अब आ जाइए सब, अपन ने 5-6 प्रॉपर्टी पढ़ ली, समानता उसी से लेते चले। जैसे मान लो जैसे वहां पे था, है ना, उसी को यहां पे मैं ऐड कर लेता हूं, है ना। बल रेखाएं समांतर व समान दूरी पर हों तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। समांतर भी हों और समान दूरी पर भी हों, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। और इसके अलावा चुंबकीय बल रेखाओं का कोई अन्य विन्यास है तो वह असमान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा, है ना। तो सब एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने का यही एक तरीका है, जैसे विद्युत क्षेत्र को दर्शाने का था, है ना। और इसके अलावा बल रेखाओं का कोई अन्य विन्यास है तो वह असमान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। अब थोड़ा सा सब और बातें इंक्लूड कर लें, क्योंकि अपन समझना चाहते हैं चुंबकीय क्षेत्र को, उससे फैमिलियर होना चाहते हैं। तो हर जगह विद्युत, स्थिर विद्युत को टच करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि वो चैप्टर पढ़े हुए चैप्टर है, पढ़े हुए से लिंक करने के कारण आपको यहां समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, है ना। अगली बात में साहब मैं आपको समझाता हूं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स मैंने विद्युत फ्लक्स भी पढ़ाया था आपको, है ना। तो बच्चों बस थोड़ा सा इरिटेट मत होना आप, है ना, क्योंकि क्या होता है बच्चा चिढ़ जाता है, बार बार वो उसका भी नाम आ रहा है ना, इसलिए आप सामंजस्य रखो। मैं स्पीड को इसी हिसाब से कंट्रोल किया हूं। जब मैंने आपको वहां विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था उसी समय मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय फ्लक्स भी ऐसा का ऐसा कॉपी किया जाएगा। तो आपको कोई नए सिरे से दिमाग नहीं लगाना है, जैसे वहां बोला था वैसे यहां बोलोगे। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पृष्ठ, सतह, सरफेस से पारित है, पारित है का मतलब पार करने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, है ना। दोबारा सुने, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से पारित है यानी पृष्ठ को पार करने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। गणितीय रूप में
लिखने का तरीका वही रहेगा, जैसे अल्पांश से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स, तो सब वहां ई डॉट डी एस लिखते थे, यहां आप लिखोगे बी डॉट डी एस, जैसे वहां है ना। तो ये अल्पांश से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स है ना। अगर मान लो संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत कुल चुंबकीय फ्लक्स, ये सब संपूर्ण सतह आ गई, टोटल सरफेस से निर्गत कुल चुंबकीय फ्लक्स है ना। सेम वहां भी ऐसा ही था, लेकिन अब ध्यान से इंपॉर्टेंट इसलिए कि एकेडमिक में ये 2-4 बार पूछ चुके हैं। बंद पृष्ठ से पारित है कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। यानी अगर मैं कहूं बंद पृष्ठ के लिए है ना साहब, तो सब बंद पृष्ठ से पारित है, ये सब बंद पृष्ठ से पारित है, चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। इसको आप विशेष रूप से इंपोर्टेंट में लगाना, ध्यान रखना, यह बहुत विशेष चीज है। कारण तो मैं भी 2 मिनट में समझा दूंगा, लेकिन ये पूछा गया है ना। तो सब बंद पृष्ठ से पारित चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। क्यों होता है? सीधी सी बात है कि हम जो तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, जिसने विद्युत बल रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाओं से अलग बना दिया, उस प्रॉपर्टी के कारण ये चीज उत्पन्न हुई है। भाई विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं। तो जैसे मान लो ये बंद पृष्ठ है ना, मैं चुंबक किसी दूसरे रंग के पेन से बना दूं, चुंबक बंद पृष्ठ के अंदर भी रखा हो सकता है NS, और चुंबक बंद पृष्ठ के बाहर भी रखा हो सकता है NS। अब ध्यान से देखो, बल रेखा N से निकलेगी और S को प्रवेश करेगी। अब ये देखो बल रेखा यहां से निकली और यहां से एंटर कर रही है। अगर बंद पृष्ठ से बल रेखा बाहर निकलती है तो फ्लक्स को धन चिन्ह से दर्शाते हैं, और बल रेखा बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती है तो फ्लक्स को ऋण चिन्ह से दर्शाते हैं। अब मैं अगर टोटल पूछूं तो टोटल कितना हुआ? 0 हुआ। तो 0 क्यों हुआ साहब? क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती, तो एक सतह से निर्गत यानी निकलने वाली, दूसरी सतह से एंटर यानी प्रवेश करने वाली बल रेखाओं के बराबर है। इसको देख लो आप, ये सब N से निकली S पर समाप्त होगी। अब इधर से बल रेखा एंटर कर रही है तो -5। अगर बल रेखा बंद पृष्ठ के अंदर जाती है तो फ्लक्स को ऋण चिन्ह से दर्शाते हैं। ये देखो बल रेखा बाहर निकल रही है, इसको धन चिन्ह से दर्शाते हैं। इन दोनों का टोटल भी क्या है? 0। तो देखो बहुत धैर्य से समझो स्थिर विद्युत की, वहां हमने कहा था गाउस का नियम, बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये किसका नियम था साहब? गाउस का नियम था। ठीक है, लेकिन वहां ये इसलिए हो चुका क्योंकि विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। लेकिन यहां उसी बात को बोलूं तो बंद पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है।
कारण मैंने आपके सामने ये बता दिया। चलो सब, एक चीज का अंतर एक और जगह अंतर ले आया, वहां वही चीज गॉस का नियम बन गया और वहां यही चीज, यहाँ यही चीज जीरो होगी। अगली बात में डॉट प्रोडक्ट से आपको फ्लक्स प्राप्त हुआ है। हर जगह देखो डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ भी है ना। इसको 1 नंबर दे दें, आगे उठा लेंगे, काम आएगी। तो डॉट प्रोडक्ट से प्राप्त होने के कारण फ्लक्स कौन सी राशि है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स का एक परिचय हो गया। इसके मात्रक की बात कर दें तो मात्रक की बात के लिए मैं अगला पेज ही ले लेता हूं, है ना। मात्रक सब आप एसआई में लें तो एसआई में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, वेबर। इसको सब WB से दर्शाते हैं, है ना। अगर आप सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक मैक्सवेल होता है ना, मैक्सवेल। अभी तुलना कर देंगे, एक चीज और पढ़ा के और ये तुलना कर दे। तो ये मैंने 8वें में एक आपको भौतिक राशि पढ़ा दी समानता दिखाने के लिए। ये पहला लेक्चर उसी क्रम में चल रहा है। इस पहले लेक्चर में मैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ले ही नहीं रहा हूं, बस पहला लेक्चर आपको ध्यान से सुनने के लिए लिया जा रहा है। तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे, फिर अगले चैप्टर से अपने आप अपन फ्लो में आ जाएंगे, अगले लेक्चर से अपन अपने आप फ्लो में आ जाएंगे, है ना। ये सब मैंने मात्रक भी लिख दिए, दोनों मात्रक को भी मैं बता दूंगा। पहले ये बल रेखाओं में 9 यानी लास्ट बात और समझाता हूं। लास्ट बात, चुंबकीय क्षेत्र, है ना, इसी को कहते हैं अपन चुंबकीय प्रेरण, इसी को कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और इसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। और ये सब किससे दर्शाए जाते हैं? बी से। तो कैपिटल बी के 4 नाम हैं। चुंबकीय क्षेत्र भी कैपिटल बी को बोला जाता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी बोला जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बोला जाता है, चुंबकीय प्रेरण भी बोला जाता है। बी को सब अपन इसी से डिफाइन कर लेते हैं, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया था, d5 बराबर b डॉट ds, है ना। तो 1 से उठाता हूं मैं, क्योंकि phi इज इक्वल टू b डॉट ds यानी b ds कोस थीटा, इसलिए b इज इक्वल टू phi। ये d5 है ना, मैंने वहां भी d5 लिखना होगा, याद लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सब d5 अपॉन ds कोस थीटा, है ना। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा किस किस के बीच का कोण है? b और ds का, है ना। थीटा बराबर 0 डिग्री, तो b बराबर d5 y ds, है ना। अब पहले बात को समझे, थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब समझे, फिर वही बात कहनी पड़ेगी मुझे कि ये बातें तो सब अपन ने स्थिर विद्युत में पढ़ रखी हैं, रिवीजन कर रहे हो आप, रिपीटेशन कर रहे हो। लिखेंगे थीटा बराबर 0, दिखने में क्या दिखेगा वो आपको बताता हूं मैं, है ना। यहां पे देखो, ये पृष्ठ, ये चुंबकीय बल रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। क्षेत्रफल की दिशा सदैव तल के लंबवत होती है, उसे अलग रंग के पेन से। ये क्षेत्रफल की दिशा, ये अल्पांश ले लिया मैंने, तो अल्पांश के क्षेत्रफल की दिशा सदैव तल के लंबवत। तो देखो दोनों एक ही दिशा में है, लेकिन पृष्ठ और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण देखो तो कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। तो सब दिखने में
बी पैरेलल डीएस है, लेकिन बोलूंगा पृष्ठ बल रेखाओं से क्या है, लंबवत है, तो बोलने में लंबवत आएगा। बाकी तो देखो वास्तव में बी और डीएस एक ही दिशा में है ना, तो लिखने में थीटा बराबर 0 आता है। बोलते कैसे हैं, यदि पृष्ठ बल रेखाओं के लंबवत हो तो पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कैपिटल बी कहते हैं। एक बार और सुनेंगे, बड़ा मजा आता है। दिखने में बी और डीएस के बीच का एंगल 0 है। मैं बोल वो नहीं रहा हूं, मैं बोल कह रहा हूं यदि पृष्ठ बल रेखाओं के लंबवत हो, देखो 90 डिग्री, तो पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को 4 नामों से हम पुकारते, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय प्रेरण यानी कैपिटल बी कहते हैं। क्लियर साहब। अब बी एक सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है साहब, वेक्टर क्वांटिटी है, तभी तो इतना ध्यान रखा गया। जब आपको मैंने शुरू में ऑरस्टेड का प्रयोग पढ़ाया था, वहां भी मुझे 2 सर्किट बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी थी ताकि मैं दिखा सकूं कि धारा की दिशा चेंज होते ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चेंज हो जाती है, इसलिए एक बार एन इधर और सुई का एक बार एन उधर विपरीत दिशा में आया। तो ये हवाला हमें ओरस्टेड के प्रयोग से मिल जाता है। ये ओरस्टेड से हिंट मिल गया था कि चुंबकीय क्षेत्र धारा की दिशा पर निर्भर करता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। क्लियर साहब, ये राशि के बारे में बात क्लियर होगी। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक यहां से देख लो आप, एसआई मात्रक डी फाई डीएस, डी फाई को क्या बोलोगे साहब, वेबर, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर, तो चुंबकीय क्षेत्र का कैपिटल बी का है ना। एसआई मात्रक देखें आप, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे हम टेस्ला बोलते हैं। इसे क्या बोलोगे आप, टेस्ला। अगर सीजीएस में कहेंगे आप, तो सीजीएस में वेबर की जगह क्या जाएगा, मैक्सवेल, और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर की जगह क्या जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे गाउस कहते हैं। तो मैं एक बार अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लूं, है ना। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है ना, कैपिटल बीज है, वेक्टर क्वांटिटी। दिशा विशा तो अभी मैं चर्चा ही नहीं कर रहा, दिशा का तो यूं मान के चलो आधा घंटा या 20 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे दिशा को समझने में, तो इसलिए दिशा को छेड़ ही नहीं रहा, दिशा बाद में बताऊंगा, है ना। एसआई मात्रक, ये बी का मात्रक यहाँ से डी फाई और डीएस, तो ये फ्लक्स है, फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो बी यानी चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। एक मिनट, पेन चेंज करना पड़ता है ना, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको टेस्ला बोलते हैं। सीजीएस में अब फाई को क्या लिखेंगे आप, सीजीएस में मैक्सवेल, ये मैक्सवेल लिख दिया, फिर क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल प्रति सेमी स्क्वायर है, जिसे गाउस कहते हैं। अब सब कंपैरिजन इन दोनों का भी और इन दोनों का भी, तो ये अगला पेज उठाते हैं। अब देखो, क्योंकि एक वेबर बराबर होता है 10 की पावर 8 मैक्सवेल। मात्रकों का थोड़ा सा ज्ञान यहां भी आपको पुख्ता रखना पड़ेगा, है ना। तो साहब एक वेबर यानी फ्लक्स के एसआई और सीजीएस मात्रकों का ये संबंध है फ्लक्स के, है ना। इसलिए अब ध्यान से देखना, अगर मैं लिखूं एक टेस्ला, एक टेस्ला का मतलब एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर को आप सीजीएस में लिखेंगे तो 10 की पावर 8
ये मैक्सवेल लिख दिया आपने, है ना साहब। मीटर स्क्वायर को आप सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 100, 100 अगेन 100, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? यानी ये 10 की पावर 4। क्लियर? 4 पावर कट गई। मैक्सवेल प्रति सेमी स्क्वायर को गाउस कहते हैं, यानी सीधा सीधा 1 वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल, तो 1 टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गाउस। ये सब दोनों के मात्रकों में संबंध है। जहां तक ये आपको क्लियर कर ही दिया है कि चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि है और चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है ना। तो बच्चों ये प्राइमरी तुल्यता है। मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि इसमें स्थिर विद्युत की भी इन्वॉल्व की है मैंने, ताकि आप थोड़ा उनसे फैमिलियर हों, और मैं उसके द्वारा इसको समझाने का शुरुआती प्रयास कर रहा हूं, है ना। फिर धीरे धीरे, यानी जैसे अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा अपना, नेक्स्ट लेक्चर में अपन आइसोलेट हो जाएंगे। आइसोलेट हो जाएंगे का मतलब नेक्स्ट लेक्चर जब हम लेंगे तो उसमें फिर हम चुंबक की तरफ सेपरेट होने लगेंगे। अभी मैंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वगैरह से संबंधित बात नहीं की है। अगले लेक्चर से मैं मेन टॉपिक लाना चालू कर दूंगा, इसको आप ध्यान से सुनना। इसमें मैंने आपको ऑरस्टेड के प्रयोग से यह सिद्ध करके दिखाया है कि धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। उसमें विभिन्न प्रेक्षणों द्वारा ये पहले से आभासित कराया है कि चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता होगा। फिर मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र की एक डेफिनेशन दी, क्योंकि चुंबक का चैप्टर लगातार 3 चैप्टर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषाएं बहुत सारी आएंगी, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने प्राइमरी परिभाषा में बोल दिया कि साहब धारावाही चालक, चुंबक या गतिमान आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। फिर मैंने आपको बता दिया कि जैसे विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं से दर्शाते हैं, वैसे चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए चुंबकीय बल रेखाएं उपयोग में लेते हैं। चुंबकीय बल रेखा और विद्युत बल रेखाओं में कमोबेश चीजें एक ही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, विद्युत बल रेखाएं कभी बंद लूप नहीं बनाती। उसी के कारण फिर मैंने आपको उसी चीज को रिपीट करने के लिए मैंने चुंबकीय फ्लक्स में वो अंतर आपके सामने हाईलाइट किया कि साहब उसकी वजह से क्या दिक्कत आ जाएगी। तो मैंने ये हाईलाइट कर दिया कि देखो साहब, स्थिर विद्युत की में खुला वक्र होने के कारण गाउस का नियम बन गया, जबकि चुंबकीय बल रेखाओं के बंद वक्र होने के कारण यही चीज यहां पर 0 हो गई, है ना। तो वो चीज समानता में थी, इसने आपको दिखा दी गई है। फिर साहब ये फैमिलियर करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र एक बार और ले लिया, उसकी परिभाषा को वहीं से समानता दे दी। फ्लक्स की डेफिनेशन बहुत आएंगी, इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र की भी बहुत आएंगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो बच्चों ये प्रारंभिक प्रयास, नेक्स्ट लेक्चर से ये चैप्टर आपके सिलेबस के अनुसार जम जाएगा। टॉपिक आगे पीछे मैं लूंगा। चुंबक में सबकी समझ अपने अपने हिसाब से होती है, हर लेक्चरर इसको अलग अलग ढंग से मैनेज करता है। सभी का प्रयास ये होता है कि बच्चे को बेटर से बेटर समझना है। तो बच्चों आज इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।